अब देखो गिब्स एनर्जी एंड इट्स कैलकुलेशन। तो गिब्स एनर्जी यूजुअली जी से रिप्रेजेंट की जाती है। ये भी एक स्टेट फंक्शन है। जिस तरीके से एंथैल्पी, इंटरनल एनर्जी, एंट्रोपी, टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम, ये सब भी स्टेट फंक्शंस थे। उस तरीके से ये एक स्टेट फंक्शन है। इनिशियल और फाइनल स्टेट पे डिपेंड करेगा, किस तरीके से वो स्टेट अचीव की गई इस पे डिपेंड नहीं करता है। दूसरा, ये भी एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। प्रोपोर्शनल टू अमाउंट। इसकी हमें जरूरत क्यों पड़ती है? हमें जब ये पता करना होता है, जब हम स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के बारे में बोलते हैं, तो हम ये बोलते हैं भाई जो प्रोसेस पॉसिबल है, स्पॉन्टेनियस है, उसके लिए डेल्टा एस यूनिवर्स ग्रेटर देन जीरो चाहिए। मतलब उसके लिए हमें दो चीज कैलकुलेट करनी पड़ती है, डेल्टा एस सिस्टम और डेल्टा एस सराउंडिंग। तो बात ऐसी आती है, क्या कोई ऐसी चीज है कि क्योंकि जो जनरली हम जो ऑब्जर्व कर रहे होते हैं वो होता है सिस्टम, तो क्या कोई ऐसा पैरामीटर है कि हम सिस्टम का ही वो कैलकुलेट करें और हमको ये पता चल जाए कि वो स्पॉन्टेनियस होगा या नहीं होगा? क्योंकि यहाँ पे आपको स्पॉन्टेनियस चेक करने के लिए दोनों निकालने पड़ते हैं, और तब टोटल डेल्टा एस यूनिवर्स निकालते हो और फिर चेक करते हो। तो हम देखेंगे आगे कि डेल्टा जी हमको वो चेंज इन गिब्स एनर्जी हमको वो लीवे देता है कि हम केवल सिस्टम का कैलकुलेट करें और उसके अकॉर्डिंगली वी कैन डिसाइड स्पॉन्टेनिटी ऑफ द प्रोसेस या नॉन स्पॉन्टेनिटी। और उससे पहले वो सब चीजें आएंगी। गिब्स एनर्जी जिस तरीके से थर्मोडायनेमिक्स में हमने, देखो अभी तक हमने थर्मोडायनेमिक्स में मेनली अगर देखा जाए, जो फर्स्ट लॉ था which is a statement of conservation energy, that was du equal to dq plus dw on system। ये फर्स्ट लॉ था। सेकेंड लॉ था ds इक्वल टू dq रिवर्सिबल बाई t। फिर थर्ड लॉ was about calculating absolute entropy, जिसमें हम ये मान के भी चलते थे कि एट 0 केल्विन S बिकम्स 0। तो इस वाले चीज से हम किसी टी टेम्परेचर पे और इस रिलेशन को यूज करते हुए कैलकुलेट करते, तो हमने पढ़ा वो। एक हमने पढ़ा एंथैल्पी फंक्शन। H इक्वल टू U प्लस PV। इट वाज एंथैल्पी।
it was internal energy. This is overall term is called pressure volume energy. Pressure of the system and volume of the system. ये सब चीज सिस्टम की है. जो ये बताता था कि जो एंथैल्पी ऑफ द सिस्टम है वो उसकी इंटरनल एनर्जी प्लस प्रेशर वॉल्यूम एनर्जी का सम है. इसको हम एंथैल्पी फंक्शन होते हैं. इसमें सभी टर्म स्टेट फंक्शन है. यानी कि स्टेट 1 पे ये बात हम सब पढ़ चुके हैं. ऐसा चीज है स्टेट 2, तो चेंज इन एंथैल्पी ये केवल गैसेस के लिए ही नहीं है, ऑल फेजेस. अगर आइडियल गैस होगा तो पीवी कैन बी रिटन एनआरटी. इवन रियल गैस के लिए वी कांट राइट पीवी इक्वल टू एनआरटी, बट ऐसा जरूर लिख सकते हैं. इसको डेल्टा यू बोल सकते हैं. तो इतना तो हमेशा ही लिख सकते हैं. इसके बाद सब्जेक्टेड टू द कंडीशन की हम आइडियल गैस की बात कर रहे हैं या रियल गैस है या लिक्विड है या कोई सॉलिड है, वो अलग बात है. हमारा ज्यादातर काम आइडियल गैस से ही पड़ता है, पर फिर भी अब एक फंक्शन और होता है गिब्स एनर्जी फंक्शन. मतलब जैसे ये थर्मोडायनेमिक्स में अभी तक जो मेन हमने चीजें पढ़ी, फिर डिटेलिंग अलग बात है, पर मेन ये बातें जो थी. अब यहाँ पे एक है गिब्स एनर्जी फंक्शन. ये होता है G इक्वल टू H माइनस टेम्परेचर इंटू एंट्रोपी. This is Gibbs energy of the system. ये एंथैल्पी है. टेम्परेचर इन एब्सोल्यूट स्केल. And this is entropy of the system. तो ये क्या बताता है? तो ये तो इसकी एंथैल्पी हो गई, टोटल हीट कंटेंट. पर ये जो T/S है इसका भी डायमेंशन एनर्जी का ही होगा. बट दिस एनर्जी मतलब इसमें क्या हो गया कि एक सिस्टम में उसका एक टेम्परेचर है, उसमें एक डिसऑर्डरनेस है. तो ये जो TS है ये कहलाती है अनअवेलेबल एनर्जी. मतलब ये वाली एनर्जी को आप हार्नेस नहीं कर सकते. ये एनर्जी एक तरह से कह सकते हो अब अवेलेबल नहीं है, किसी वर्क और करने में कोई काम के लिए नहीं है, वो यूज हो गई है. तो एच जो टोटल हीट कंटेंट है उसमें से इट इज हीट का टोटल हीट कंटेंट. तो ये डिफरेंस है टोटल हीट कंटेंट माइनस अनअवेलेबल एनर्जी. दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड
मैक्सिमम मतलब गिब्स एनर्जी तो है ही, पर इसको ये गिब्स एनर्जी तो है ही, दिस इज नोन एज मैक्सिमम अवेलेबल एनर्जी फ्रॉम अ सिस्टम। एक सिस्टम से आप ये वाली मैक्सिमम इतनी एनर्जी जो हार्नेस कर सकते हो वो है H माइनस TS काम के लिए। तो ये गिब्स एनर्जी फंक्शन। अब आगे बढ़ते हैं। तो ये आपका जो इंपॉर्टेंट थर्मोडायनेमिक्स में 3 लॉ प्लस 2 इंपॉर्टेंट फंक्शंस है, एंथैल्पी फंक्शन और गिब्स एनर्जी फंक्शन। मेनली ये जो 5 चीजें हैं, उसमें भी थर्ड लॉ ठीक है, थर्ड लॉ में एंट्रोपी टोटल एब्सोल्यूट एंट्रोपी कैलकुलेशन के लिए होता है। तो ये 5 चीजें और इनका इन्हीं का इंटरप्ले, इन्हीं के फर्दर एक्सटेंशंस, एक्सटेंडेड चीजें, ये सब चीजें होती। अब सबसे पहले जनरल कंसीडरेशन। अगर G इक्वल टू H माइनस TS है, तो अगर ऐसे हम DG करेंगे तो DG विल बी इक्वल टू DH माइनस TDS माइनस S dt। if we differentiate तो DG will be equal to DH माइनस TDS माइनस S dt। मतलब स्मॉल चेंज अगर हम देखना चाह रहे हैं इस एक्सप्रेशन में, तो DG will be equal to DH माइनस TDS माइनस S dt को हमने पढ़ा है कि दो फंक्शन अगर ये XY हो तो इसका D ऑफ XY हो जाता है X dy प्लस Y dx। प्रोवाइडेड Y कांस्टेंट है तब ये केवल Y dx हो जाएगा, और दोनों अगर वैरी कर सकते हैं तो बाई प्रोडक्ट रूल इस तरीके से। ठीक है, इतना क्लियर है। अब सर फ्रॉम, हाँ बताओ, ये बात तो क्लियर है। सर हमने किसके रेफरेंस में डिफरेंशिएट किया? कर सकते हैं, कभी का क्या होता है, जैसे हमने ये लिखा, सपोज टाइम के रेस्पेक्ट में ही किया तो dg बाई डी टी DH बाई डी टी माइनस TDS बाई डी टी माइनस S dt बाई डी टाइम, और डी टाइम नीचे से काट दिया। ठीक है सर। समझे? हाँ सर। तो इसलिए कभी का क्या होता है कि बिना वेरिएबल भी अगर ऐसा कोई एक्सप्रेशन है तो बस छोटा चेंज लिया तो वो एक बार मान लो कि हमने भाई ये किया, लेट से काट दिया। समझे? हाँ सर। तो ये हो गया। अब वी नो H इक्वल टू यू प्लस पीवी। कभी कभार यू की जगह ई भी लिखा हुआ मिल सकता है इंटरनल एनर्जी के लिए। यू या ई दोनों ही यूज किए जाते हैं, हम यू यूज कर रहे हैं। तो डी एच हो जाएगा डी यू पी डी वी प्लस वी डी पी। इसको रिप्लेस कर दो। डी जी डी एच की जगह हो जाएगा डी यू प्लस पी डी वी प्लस वी डी पी
माइनस टी डी एस माइनस एस डी टी। मान लेते इसको मैंने 1 बोल दिया, या ये 1 था, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, तो ये 5 इक्वेशन हो गई। Now, for a fixed composition system, मतलब मास नॉट चेंजिंग एन कांस्टेंट, अमाउंट और नहीं बदल रहा है, एंड डूइंग नो नॉन एक्सपांशन वर्क, मतलब जो भी वर्क को इन्वॉल्व है वो एक्सपांशन वर्क इन्वॉल्व है, कोई इलेक्ट्रिकल वर्क और ये सब इन्वॉल्व नहीं है, एंड अंडरगोइंग रिवर्सिबल चेंज। तो अगर ऐसी चीजें हैं तो पहले तो एक हम लिख सकते हैं बाय फर्स्ट लॉ, du will be equal to dq plus dw on system. It will become du dq माइनस pdv, क्योंकि रिवर्सिबल चेंज है और कोई नॉन एक्सपांशन वर्क इन्वॉल्व नहीं है, जो भी वर्क है तो एक्सपांशन वर्क है, तो ये ऐसा बन जाएगा। और रिवर्सिबल चेंज है तो एक ds को भी हम लिख सकते हैं dq रिवर्सिबल का ही है बाई t, ये सेकेंड लॉ से। तो dq इक्वल टू हो जाएगा tds। अब ये वाली सो इक्वेशन 5, u को लिख सकते हैं dq माइनस pdv प्लस pdv यहाँ है प्लस vdp माइनस tds, dq इक्वल टू tds है, तो ये कट गया, ये और ये कट गया, तो dg क्या हो गया vdp। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन। dg इक्वल टू vdp माइनस s dt। ये इनकी इसमें कंडीशंस क्या क्या है, कांस्टेंट कंपोजिशन, रिवर्सिबल, नो नॉन एक्सपांशन वर्क। dg इक्वल टू vdp माइनस s dt।
इतनी बात समझ में आई? हाँ सर। अब कुछ इंपॉर्टेंट एक तो इफ P is constant, अगर P कांस्टेंट है, जनरली बहुत से केसेस में क्या होता है, हमारे जो चेंजेस होते हैं वो कांस्टेंट प्रेशर पे होते हैं। तो अगर P कांस्टेंट पे, बहुत ही प्रैक्टिकल सिनेरियो है, तो हेंस dP becomes 0, तो dG becomes माइनस एस dt। तो इसको मतलब dG बाई एट कांस्टेंट प्रेशर, इसका मतलब कांस्टेंट प्रेशर बिकम्स माइनस एस। बहुत बार इसे पार्शियल फॉर्म में भी लिखा होता है, डो जी बाई डो टी माइनस, ऐसे भी लिखा हुआ होता है। अब इसका ये वाली चीज तो हो गई कांस्टेंट प्रेशर पे। अब इसका मतलब क्या, इससे कंक्लूड क्या कर रहे हैं, एज एंट्रोपी जो होता है किसी भी सिस्टम का, एब्सोल्यूट जीरो पे जीरो होता है, बाकी ऑलवेज पॉजिटिव होता है, क्योंकि डिसऑर्डर या तो नहीं होगा या थोड़ा सा होगा। एस किसी सिस्टम का ये नहीं हो सकता कि एस डेल्टा एस नेगेटिव हो सकता है किसी चेंज का, पर एस तो सिस्टम या तो एब्सोल्यूट एंट्रोपी एट जीरो केल्विन जीरो होगी या फिर कुछ पॉजिटिव ही होगी। तो नॉर्मली जीरो केल्विन तो अचीव होता नहीं है। तो एज एस इज ऑलवेज ग्रेटर देन जीरो, always for all substances G always decreases when temperature is increased। क्योंकि अगर एस हमेशा पॉजिटिव है तो ये वाली वैल्यू ऑलवेज क्या हो गई, नेगेटिव हो गई। तो इसका मतलब हो गया डो जी बाई डो टी, मतलब विद टेम्परेचर चेंज जो गिब्स एनर्जी चेंज है वो नेगेटिव है। यानी अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो गिब्स एनर्जी डिक्रीज होगा, या टेम्परेचर डिक्रीज होगा तो गिब्स एनर्जी इंक्रीज होगा। मतलब ये है कब, एट कांस्टेंट प्रेशर, यहाँ पे कांस्टेंट प्रेशर भी आ गया, और बाकी वो तो चीज है ही, कांस्टेंट कंपोजिशन रिवर्सिबल ये सब तो है ही। वो तो ये इक्वेशन ही कब है, जब कांस्टेंट कंपोजिशन है, रिवर्सिबल है, नो नॉन एक्सपेंशन। इतनी बातें तो हैं ही जब हम ये यूज कर रहे हैं। उसके बाद कांस्टेंट प्रेशर भी हो गया, तो ये वाली बात। सेकेंड कंक्लूजन, अच्छा इसका एक और बात नीचे लिख लो, इसका मतलब बिकॉज डो जी बाई डो टी एट कांस्टेंट प्रेशर बिकम्स more negative as एस इंक्रीज है। ये क्या बोल रहे हैं, अगर एस की वैल्यू पॉजिटिव तो है, पर जितना एंट्रोपी ज्यादा होगा एक सिस्टम का, उतना ये वैल्यू ज्यादा नेगेटिव होगा। सो जी डिक्रीजेज
more sharply when entropy of system is large। कभी कभी क्या होता है ना, ये सब चीजें स्पेशली एडवांस वर्ग के पेपर में स्टेटमेंट के टर्म में लिख देते हैं कि मोर देन वन चॉइस क्वेश्चन पूछ लिया, इनमें बताओ स्टेटमेंट क्या करेक्ट है, क्या फॉल्स, क्या ट्रू है, कौन सा फॉल्स है। मान लो यही हो गया कि जी डिक्रीजेज, ये स्टेटमेंट ही था कि जी डिक्रीजेज मोर शार्पली व्हेन सिस्टम ऑफ द एंट्रोपी इज लार्ज। तो क्योंकि जितना एंट्रोपी ज्यादा होगा ये वाली ज्यादा नेगेटिव है। ज्यादा नेगेटिव मतलब डो जी बाई डो टी ज्यादा नेगेटिव है। मतलब थोड़ा सा टेम्परेचर राइज किया, जी का डिक्रीज लार्ज हुआ, तो डिक्रीज शार्प है, थोड़े से चेंज में ही बहुत ज्यादा चेंज हो गया। तो ये चीज बात समझ में आई? सर ये स्टेटमेंट एक बार समझा देंगे? ये बोल रहा है कि अगर एस की वैल्यू, पहले बात तो हो गया, इतनी बात समझ में आई कि एस ऑलवेज पॉजिटिव होता है, केवल 0 केल्विन पे 0 होता है। तो एस अगर ऑलवेज पॉजिटिव है तो डो जी बाई डो टी कॉन्स्टेंट प्रेशर पे माइनस एस मतलब ऑलवेज नेगेटिव है। तो डी वाई बाई डी एक्स जब नेगेटिव होता है इसका मतलब क्या होता है, एक्स बढ़ रहा है वाई कम हो रहा है ना। हाँ सर। हमने पढ़ा है फिजिक्स में, अगर कोई हमारे पास ये चीज हो डी वाई बाई डी एक्स नेगेटिव, व्हाट डज ज्योमेट्रिकली, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि एक्स अगर इंक्रीज कर रहा है तो वाई डिक्रीज। डिक्रीज कर रहा है। डी वाई बाई डी एक्स 0 है, एक्स इंक्रीज भी कर रहा है, वाई कांस्टेंट है, चेंज ही नहीं कर रहा। ये अगर ग्रेटर देन 0 है मतलब एक्स इंक्रीज कर रहा है, वाई भी इंक्रीज कर रहा है। डी एक्स पॉजिटिव, वाई डी वाई भी पॉजिटिव। बाद में मैथ्स में इस चीज को बोलेंगे इंक्रीजिंग फंक्शन, डिक्रीजिंग फंक्शन, कांस्टेंट फंक्शन हो जाते हैं ये चीज। तो यहाँ पे जो डो जी बाई डो टी है वो माइनस एस है, यानी ये वैल्यू नेगेटिव है पहली बात तो यानी एस टी इंक्रीजेस जी डिक्रीजेस। अब है कि ये वैल्यू जैसे कोई बोले डी वाई बाई डी एक्स -2 है और एक जगह डी वाई बाई डी एक्स -3 है। इस बात का क्या मतलब? ये बोल रहा है कि अगर मैं एक्स में कुछ थोड़ा चेंज करता हूं, लेट से चेंज एक्स में चेंज किया x1, तो वाई में चेंज हुआ -2x1, लेकिन वहां पे नीचे में अगर मैंने x1 चेंज किया तो वहां चेंज कितना हुआ -3x1। यानी अगर ये मैग्नीट्यूड ज्यादा है, अगर यहाँ पे मैग्नीट्यूड ज्यादा है तो यानी सेम चेंज ऑफ एक्स के लिए वाई का डिक्रीज ज्यादा होगा, वाई विल रिस्पॉन्ड मोर शार्पली। आपने सेम चेंज किया लेकिन एक में चेंज, एक्स का चेंज सेम भी है पर वाई का जो डिक्रीज है, एक केस में मान लो ऐसा ऐसा कुछ हुआ और दूसरे केस में मान लो यहां से यहां चेंज हो गया, ज्यादा चेंज हो गया, ज्यादा सेम एक्स के लिए ज्यादा डिक्रीज हो गया। तो यही ये बोल रहे हैं कि becomes as s increases, so g decreases more sharply when entropy of system is large। अगर एक सिस्टम की एंट्रोपी लार्ज है तो थोड़े से टेम्परेचर चेंज के संग कांस्टेंट प्रेशर पे उस सिस्टम में जी का डिक्रीज ज्यादा होगा कंपेयर टू जिस सिस्टम की एंट्रोपी कम है। बात समझ में आई? हाँ सर। अगली बात देखो,
डो जी बाई डो पी एट कांस्टेंट टेम्परेचर। तो कांस्टेंट टेम्परेचर है मतलब dt विल बी 0। तो ये बन जाएगा v, क्योंकि एट कांस्टेंट टेम्परेचर क्या होता है, dg इक्वल टू v dp माइनस एच dt विल बिकम 0। ये क्वांटिटी 0 हो जाएगी एट कांस्टेंट, है ना, टेम्परेचर। तो डो जी बाई डो पी क्या हो गया, डी जी बाई डी पी एट कॉन्स्टेंट वी हो गया। वी भी ऑलवेज क्या होता है भाई, वॉल्यूम नेगेटिव तो कभी नहीं हो सकता, ऑलवेज एक पॉजिटिव क्वांटिटी होती है फॉर ऑल। Hence, G always increases with increase in pressure at constant temperature। और जितना ज्यादा वॉल्यूम होगा, हायर द वॉल्यूम, एक सिस्टम का वॉल्यूम लार्ज होगा, G will be more sensitive to pressure change at constant temperature। कांस्टेंट टेम्परेचर पे जितना ज्यादा वॉल्यूम होगा सिस्टम का, जी उतना ज्यादा सेंसिटिव होगा प्रेशर चेंज में। और चेंज कैसा होगा, प्रेशर अगर बढ़ाया तो जी भी बढ़ेगा, क्योंकि डी जी बाई डी पी विल, डो जी बाई डो पी एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर वी ऑलवेज पॉजिटिव, मतलब एक बढ़ रहा है तो दूसरा भी बढ़ रहा है। पर वी की वैल्यू जितनी ज्यादा बड़ी होगी, सेम चेंज ऑफ प्रेशर के लिए जी विल शो मोर एंड मोर राइज। बात समझ में? हाँ सर। तो ये बातें कुछ होता है। तो अब अगला पॉइंट आता है, द वेरिएशन ऑफ Gibbs energy with pressure at constant temperature, reversible change, कांस्टेंट मास। तो पहले तो कांस्टेंट मास और रिवर्सिबल चेंज और नो नॉन एक्सपांशन वर्क, ये सब चीजें वैसे नो नॉन एक्सपांशन वर्क तो इन जनरली कुछ नहीं बोला तो होता ही है। जब नॉन एक्सपांशन वर्क लेना होगा तब बोला जाएगा भाई इसको कंसीडर करो, अदरवाइज तो ये बाय डिफॉल्ट होता है कि वो नहीं है। तो हम ये जानते हैं कि इक्वेशन बन जाती है डी जी वी डी पी माइनस एच डी टी। ये किसके लिए, जब रिवर्सिबल चेंज हो, कांस्टेंट मास हो, नो नॉन एक्सपांशन वर्क हो।
अब अगर हम सपोज ऐसा, क्योंकि जी भी एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, तो हम पहले एक मोल के लिए मोलर निकाल लेते हैं। तो डीजीएम मतलब एक मोल के लिए, तो वॉल्यूम वीएम एसएम, तो कैसे इंटीग्रेट करेंगे, तो ये हो जाएगा डीजीएम मतलब एक मोल में चेंज इन गिब्स एनर्जी। तो अब अगर इफ टेम्परेचर इज कांस्टेंट, तब तो ये वाली वैल्यू तो क्या हो जाएगी, जीरो ही हो जाएगी, है ना। और ये हो हाँ जाएगा डीजीएम वीएम डीपी। ये अभी फॉर एनी फेज, फॉर एनी फेज, अभी तक कोई हमने फेज डिस्टिंक्शन नहीं किया है। अभी तक हमने कोई ऐसा चीज भी यूज नहीं किया जो आइडियल गैस को सजेस्ट करता हो या लिक्विड को सजेस्ट करता हो, जनरल डिस्क्रिप्शन किया है। तो अगर कोई मान लो ये प्रेशर पी आई से पी एफ जा रहा है, तो ये हो जाएगा जीएम इनिशियल जब प्रेशर पी आई था, जीएम फाइनल। तो अगर ये कोई भी फेज है, लिक्विड भी है गैस भी कोई भी है, हमें नहीं मालूम है, लिक्विड फेज भी कंडेंस फेज भी हो सकती है, देन वी शुड नो, मतलब फॉर लिक्विड ऑब्लिक सॉलिड वी शुड नो, आगे बढ़ने से पहले, हाउ वीएम वेरीज विद प्रेशर। पर एक बात होती है कि जो कंडेंस्ड फेज होती है फॉर सॉलिड, सॉलिड लिक्विड को कंडेंस्ड फेज बोलते हैं। तो कंडेंस्ड फेज में हम ये मान के चलते हैं कि प्रेशर वेरिएशन के साथ उनका वॉल्यूम ऑलमोस्ट सेम रहता है, लिक्विड सॉलिड का, सॉलिड का मोर सो, लिक्विड का टू स्लाइटली लेसर एक्सटेंट। गैसेज में तो प्रेशर के संग इजीली वॉल्यूम चेंज हो सकता है, लेकिन फॉर कंडेंस्ड फेज लिक्विड ऑब्लिक सॉलिड we usually take VM independent of, बात समझ में आ रही है। यस सर। हाँ सर। तो ये क्या हो जाएगा कि ये इंडिपेंडेंट प्रेशर है भैया, हम क्योंकि हमें ये मालूम होना चाहिए कि अगर मैं इसे इंटीग्रेट कर रहा हूँ, तो मुझे अगर मैं ये VM तो तभी बाहर ले सकता हूँ ना, व्हेन आई एम श्योर कि ये चीज कांस्टेंट है। अदरवाइज तो मुझे संग में इंटीग्रेट करना पड़ेगा, ये VM इज वेरिंग विद प्रेशर। तो फॉर कंडेंस्ड फेज लाइक सॉलिड लिक्विड, नॉर्मली हम VM को इंडिपेंडेंट ऑफ प्रेशर, तो ये हो जाता है VM और ये PF माइनस PI, और ये आपका बन जाता है डेल्टा जी। मोलर गिव्स एनर्जी एट कांस्टेंट प्रेशर एट फाइनल प्रेशर माइनस मोलर गिव्स एनर्जी एट इनिशियल प्रेशर PI, डेल्टा जी हो गया था विद प्रेशर वेरिएशन। फॉर लिक्विड एंड सॉलिड VM is almost constant with pressure change। तो ये आपका आ गया, और यहाँ पे टेम्परेचर तो कांस्टेंट है ही, ये बात तो पहले SDT, तो इसीलिए जीरो हुआ। तो GM फाइनल प्रेशर पे माइनस GM इनिशियल प्रेशर पे VM PF माइनस PI, ये नॉर्मली सॉलिड या
फॉर आइडियल गैस क्या होगा? फॉर आइडियल गैस क्या होगा? टेम्परेचर अभी भी कांस्टेंट है। आइडियल गैस अगर है तो हम ये जो एक्सप्रेशन है डीजीएम, जीएम मतलब मोलर, तो ये हो गया पीआई टू पीएफ वीएमडीपी। पर वीएम को क्या लिख सकते हैं? आइडियल गैस के लिए लिख सकते हैं पीवीएम इक्वल टू, अच्छा वीएम मतलब मोलर वॉल्यूम, तो एन की वैल्यू 1 हो गई, तो वीएम कैन बी आर टी बाई पी। आर टी बाहर आ जाएगा, एल एन पी एफ बाई पी आई, एल एन पी एफ बाई पी आई भी आ जाएगा यहाँ पे। And this value is GM at final pressure minus GM at, ये वैल्यू हो जाएगी। समझ में ये वाली बात? Yes, sir. कि यहाँ भी कांस्टेंट है, तो ये तो एक हो गया आइडियल गैस के लिए, कांस्टेंट टेम्परेचर पे आइडियल गैस के लिए, सॉलिड लिक्विड के लिए। अब एक एक्सप्रेशन और है, कैलकुलेशन ऑफ डेल्टा जी ट्रांजिशन at different pressure। मतलब ट्रांजिशन फेज ट्रांजिशन, तो जब फॉर फेज ट्रांजिशन मान लो ये वाला फेज ट्रांजिशन P1 प्रेशर पे हो रहा है, और फिर हमने प्रेशर बदल दिया भाई, जैसे हम सॉलिड से लिक्विड, आइस से लिक्विड वाटर जब बनाते हैं, तो सपोज एक बार 1 एटमॉस्फेयर पे हो रहा है, एक बार वही चेंज 2 एटमॉस्फेयर पे हो रहा है, प्रेशर के संग कैसे वेरिएशंस होंगे चीजों के।
हमारा पहले तो फॉर्मूला लिख लो। अगर ऐसा सिचुएशन है दो डिफरेंट प्रेशर पे, तो डेल्टा जी एम ट्रांजिशन एट पी एफ माइनस डेल्टा जी एम ट्रांजिशन पी आई में दो प्रेशर्स है P2 एंड P1 विल बी डेल्टा वी एम ट्रांजिशन पी एफ माइनस पी आई। अगेन एन इंपॉर्टेंट रिजल्ट डेराइव में कर रहा हूं भी। गिब्स एनर्जी चेंज, मोलर गिब्स एनर्जी चेंज, मतलब एक एक मोल लिया तब। अगर कोई बोले 2 मोल का निकालो, तो जो वैल्यू आएगी उसको डबल कर देंगे, क्योंकि ये एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। कोई बोलेगा हाफ मोल का निकालो, तो वैल्यू को हाफ से मल्टीप्लाई कर देंगे, वो तो फिर क्योंकि एक्सटेंसिव है। तो ये बोल रहा है कि पी एफ प्रेशर पे डेल्टा जी ऑफ दिस ट्रांजिशन, 1 मोल का, माइनस डेल्टा जी ट्रांजिशन एट पी आई प्रेशर इक्वल टू डेल्टा वी एम ट्रांजिशन। डेल्टा वी एम ट्रांजिशन मतलब, इस बात का क्या मतलब हुआ, वी एम लिक्विड, इस वाले केस में क्या, वी एम लिक्विड माइनस वी एम, सॉलिड। ये हो गया डेल्टा वी एम, ट्रांजिशन का चेंज इन वॉल्यूम। अब ये कभी अगर लिक्विड का वॉल्यूम सॉलिड से ज्यादा है तो ये पॉजिटिव भी हो सकता है, ऑलमोस्ट अनचेंज्ड है तो जीरो हो जाएगा, तब बदलेगा ही नहीं। और अगर कभी कभार ऐसा भी हो सकता है कि सेम मोल का लिक्विड का वॉल्यूम कम हो, सॉलिड का वॉल्यूम ज्यादा हो, जो कि उस केस में होता भी आइस के केस में। आइस में आइस की डेंसिटी कम होती है, लिक्विड वाटर की डेंसिटी ज्यादा होती है। सेम अमाउंट का लिक्विड वाटर का वॉल्यूम कम होता है, आइस का वॉल्यूम ज्यादा होता है, ड्यू टू एनोमलस, मतलब वही ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण ऐसा चीज आता है, केज लाइक स्ट्रक्चर के कारण। तो ये चीज, तो ये तो फॉर्मूला हुआ कि एक ट्रांजिशन के लिए, फेज ट्रांजिशन के लिए P1 और P2 पे डेल्टा एम ट्रांजिशन पी एफ माइनस डेल्टा एम ट्रांजिशन पी आई इस डेल्टा वी एम ट्रांजिशन पी एफ माइनस पी आई। अब इसका प्रूफ देखो। ए सॉलिड से ए लिक्विड, अभी प्रेशर पी आई है, यहाँ भी प्रेशर पी आई है, वो इनिशियल पी आई प्रेशर पे। ए सॉलिड मान लो ये प्रेशर पी एफ पे पहुंच गया, तो अगर मैं जी एम पी एफ जी एम सॉलिड एट फाइनल प्रेशर माइनस जी एम सॉलिड एट पी आई प्रेशर, चल सॉलिड की बात हो रही है, तो हमारा क्या हो जाए, अभी हमने फॉर्मूला देखा था कि सॉलिड, अब जो दोनों ही सॉलिड है तो वॉल्यूम चेंज तो यहाँ होगा ही नहीं। हमने ये वाला जो फॉर्मूला देखा था, ये वाला फॉर्मूला, ये चीज, अभी तो हम एक ही सब्सटेंस की बात कर रहे हैं, सॉलिड की, तो उसका वॉल्यूम तो चेंज होता नहीं है प्रेशर के संग, ना लिक्विड का चेंज होता है। तो ये क्या हो जाएगा, वी एम सॉलिड पी एफ माइनस पी आई, ऐसे ही जी एम लिक्विड पी एफ, ये हो जाएगा वी एम लिक्विड पी एफ माइनस पी आई।
ये इस वाले फॉर्मूले से आगे जो हमने यहाँ ये समझा था, ये वाली चीज Vm Pf माइनस Pf सॉलिड लिक्विड के लिए। फेज ट्रांजिशन में टेम्परेचर सेम रहता है। तो अगर मैं 2 - 1 करूं तो दिस माइनस दिस क्या हो जाएगा? दिस माइनस दिस विल बी डेल्टा जी एम ट्रांजिशन एट Pf माइनस दिस हो जाएगा डेल्टा जीएम ट्रांजिशन एट Pi और दिस विल बी डेल्टा V ट्रांजिशन लिक्विड माइनस सॉलिड Pf माइनस Pi कॉमन। और Pf माइनस Pi कॉमन आ गया, दिस माइनस हो जाएगा ना, VML माइनस VM सॉलिड, मतलब डेल्टा V ट्रांजिशन सॉलिड से लिक्विड। भाई जब करेंगे तो पहले ही आ जाएगा VM लिक्विड माइनस VM सॉलिड। तो ये क्या हो गया? दिस इज नथिंग बट डेल्टा V ट्रांजिशन। तो यही रिजल्ट आ गया जो हम ये बोल रहे हैं, ये रिजल्ट। बात समझ में आई? हाँ सर। अब एक और ये देखो, और फिर कुछ क्वेश्चंस देखें। वेरिएशन ऑफ गिब्स एनर्जी विद प्रेशर, वही रिवर्सिबल एंड कांस्टेंट मास कंपोजिशन वाला सिनेरियो है। तो पहले तो DGM VMDP, मतलब मोलर के लिए बात हो रही है, SMDT। अगर प्रेशर वेरी कर रहा है तो देखो यहाँ पे कांस्टेंट टेम्परेचर नहीं बोला। तो एक तो आपको यहाँ पे क्या होगा कि इस वाले केस में भाई आपके पास जैसे आपने PI से तो ये PI से PF जाएगा। तो एक तो आपको ये मालूम पड़ेगा कि VM अगर सॉलिड लिक्विड है तब तो कांस्टेंट हो जाएगा, गैस है तो आइडियल गैस है तो वही RT/P लिख देंगे। और यहाँ पे टेम्परेचर, सपोज टेम्परेचर भी बदल रहा है TI से TF, लेकिन हमें ये मालूम होना पड़ेगा कि जो मोलर एंट्रोपी है वो टेम्परेचर के संग या तो कांस्टेंट है तो ठीक है, संग में बाहर आ जाएगा। पर अगर टेम्परेचर संग वेरी हो रहा है तो कैसे वेरी हो रहा है ये मालूम होना पड़ेगा, एस एज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर। तो इस वाले वेरिएशन को निकालने के लिए बस तो बहुत ज्यादा सीधा दिया होगा, लेकिन एस एज अ फंक्शन ऑफ टी निकालने के लिए हमने थर्ड लॉ के साथ पढ़ा था, एस एट 0 केल्विन तो 0 ही होता है, प्लस 0 से टी, मान लो टेम्परेचर आया तो क्या होगा? अगर मान लो कि टेम्परेचर ऐसा है कि फाइनली गैसेस फेज में आ गया चीज, उसमें वेरिएशन देखना है। तो पहले 0 के तो चीज सॉलिड होगी, तो मेल्टिंग पॉइंट तक पहुंचेगी, तो CP सॉलिड dQ/T की बात चल रही है। फिर डेल्टा H फ्यूजन बाई TM ट्रांजिशन का। फिर ये जब लिक्विड बन गया तो TM से
TB बॉइलिंग पॉइंट, CP लिक्विड, TT/T, फिर डेल्टा H वेपोराइजेशन बाई TB, और फिर TB से T, CP गैस, DT/T। तो इस तरीके से टेम्परेचर का फंक्शन निकालना होगा। इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, दिया हुआ होता है, या फिर बहुत से केस में तो आइसोथर्मल ही होता है। पर S कैन बी फाउंड बाय यूजिंग थर्ड लॉ एज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर, डिपेंडिंग कि आपका वो उस समय टेम्परेचर, जिस टेम्परेचर की आप बात करो उस समय सब्सटेंस सॉलिड फेज में ही है क्या। अगर सॉलिड फेज में तो काम इससे पहले ही खत्म होगा, अभी आप इस स्टेज तक ही नहीं पहुंचे। लिक्विड फेज में तो आप इस स्टेज के समवेयर इन बिटवीन हो, और गैस फेज में आ गया तो यहाँ पे हो। तो डिपेंड करता है डेटा कैसे दिया हुआ है। ठीक है, बात समझे। हाँ सर। पहले कुछ क्वेश्चंस देखेगा हम लोग। नहीं तो एक और चीज देख लेते हैं फिर, एक मिनट में है। एक और पॉइंट देख लो। मैक्सिमम नॉन एक्सपांशन वर्क तो DG इक्वल टू, अब जैसा और पहले से जा रहे हैं, ये था DH माइनस TDS माइनस SDT। इसे लिख सकते हैं DH को DU प्लस PDV प्लस VDP, और DU को लिख सकते हैं DQ माइनस PDV, ये हो गया वर्क डन ऑन द सिस्टम एक्सपांशन वर्क, प्लस DW ऑन सिस्टम नॉन एक्सपांशन। मान लेते हैं यहाँ पे, तब फर्स्ट लॉ ऐसा हो जाएगा। ये फर्स्ट लॉ को लिखा है हमने, DU को लिखा है। नॉर्मली ये टर्म हम खा जाते हैं क्योंकि हम इसको कंसीडर नहीं करते, पर यहाँ पे ये है सपोज। तो DQ माइनस PDV प्लस, मतलब ये हो गया DW ऑन सिस्टम एक्सपांशन वर्क, ये नॉन एक्सपांशन वर्क। तो आगे हो जाएगा ये
प्लस पी डी वी प्लस वी डी पी माइनस टी डी एस माइनस एस डी टी। तो आपका ये और ये कट गया, डी क्यू और ये कट गया। कांस्टेंट प्रेशर अगर है तो ये टर्म जीरो हो गई क्योंकि डीपी जीरो हो गया, कांस्टेंट प्रेशर है। तो कांस्टेंट टेम्परेचर है तो ये टर्म भी जीरो हो गई। तो आपका डीजी क्या हो गया, डी डब्ल्यू ऑन सिस्टम नॉन एक्सपांशन। तो माइनस करने पे क्या हो जाएगा, माइनस डी जी विल बी माइनस डी डब्ल्यू विच इज डी डब्ल्यू नॉन एक्सपांशन बाई सिस्टम। क्योंकि हम रिवर्सिबल चेंज की बात कर रहे हैं, एज चेंज इज रिवर्सिबल, तो जो वर्क डन बाई सिस्टम होता है वो मैक्सिमम होता है उस समय। तो एज इट इज रिवर्सिबल तो डी डब्ल्यू नॉन एक्सपांशन बाई सिस्टम विल बी मैक्सिमम विच इज माइनस डी जी, या डेल्टा जी इक्वल टू नेगेटिव ऑफ मैक्सिमम नॉन एक्सपांशन वर्क बाई सिस्टम। तो डेल्टा जी इज द नेगेटिव ऑफ maximum non-expansion work which can be obtained by a system। इलेक्ट्रिकल हो सकता है और कोई वे में हो सकता है। तो ये चीज, तो ये भी एक वे है डेल्टा जी को डिफाइन करने का। इरिवर्सिबल में मैक्सिमम होता है। इरिवर्सिबल में तो वो हो जाएगा ना, इरिवर्सल चेंज अगर होगा तो बहुत सी चीजें यहीं पे हम ये वाला डी क्यू और टीडीएस भी नहीं काट पाएंगे। हाँ तो सर। इरिवर्सिबल के लिए नहीं है, इरिवर्सिबल मतलब वहां पे कोई ऐसा स्टेटमेंट नहीं है, क्योंकि ये वाला जो हम यूज करते हैं ये भी तो कब होता है, जब ये रिवर्सिबल हो। तो प्रोसेस तो रिवर्सिबल है ही, पर वो डिफाइन इसके लिए किया गया है कि फॉर अ रिवर्सिबल चेंज, कि जब मैंने बोल दिया मैक्सिमम वर्क अपने आप ही क्या हो गया, रिवर्सिबल की बात आ गई। जब मैंने ये मैक्स वर्ड यूज कर दिया मतलब रिवर्सिबल चेंज अपने आप ही हो गया। तो नेगेटिव और मैक्सिमम वर्क नॉन एक्सपांशन वर्क बाय सिस्टम इज चेंज इन गिब्स एनर्जी। सही है। ये जस्ट एक डेफिनेशन के तरीके पे हो गया, पर क्वेश्चन में कभी लैंग्वेज में आ जाए तो आप समझ पाओगे ये मतलब क्या है इसका। बाकी क्वेश्चन इस पे डायरेक्टली ऐसा कोई नहीं आएगा, न्यूमेरिकल तो इस पे ऐसा नहीं है, लेकिन एक स्टेटमेंट आ गया तब। ये क्वेश्चन देखो,
पर हम नॉन ये वाला एक्सपेंशन वर्क को इग्नोर क्यों कर देते हैं वैसे? नहीं, इग्नोर नहीं करते। यूजुअली नॉन एक्सपांशन वर्क, जब तक हम इलेक्ट्रिकल वर्क, जैसे मान लो कोई चीज पिस्टन मूव कर रहा है तो वॉल्यूम चेंज होने के कारण हो रहा है। पर इलेक्ट्रिकल वर्क करना या हमें मिलना, ये सब तो वहां पे तभी होगा ना जब कोई इलेक्ट्रिसिटी और हम यूज करेंगे, हीट करेंगे, इलेक्ट्रिकल वर्क करेंगे। तो नॉर्मली कुछ नहीं बोला है, केवल पिस्टन का मूवमेंट हो रहा है, तो उसमें वर्क कौन सा होगा? एक्सपांशन या वही एक्सपांशन वर्क, चेंज इन वॉल्यूम के कारण। ठीक है। इग्नोर नहीं कर रहे मतलब वो हम बहुत जगह पे वो कंसीडर ही नहीं करते, मतलब काम वैसे कर ही नहीं रहे होते कि वो वाला वर्क इन्वॉल्व हो। मस्कुलर वर्क, जैसे बॉडी मस्कुलर वर्क कर रही है तो कोई एक्सपांशन हो तो हो नहीं रहा है, ये नॉन एक्सपांशन वर्क है। समझे? तो जो हाँ सर। केमिकल रिएक्शंस बॉडी में होती है, जैसे जो अंदर एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो रही है, खाना बर्न हो रहा है, तो उसकी जो गिब्स एनर्जी होती है नेगेटिव, वो नेगेटिव गिब्स एनर्जी हम कहाँ कहाँ यूज करते हैं? मस्कुलर वर्क के लिए, विच इज ए नॉन एक्सपांशन वर्क। तो जो मस्कुलर वर्क एक पर्सन कर रहा है, इट इज इक्वल टू माइनस ऑफ डेल्टा जी ऑफ द रिएक्शन। इसीलिए डेल्टा जी ऑफ द रिएक्शन नेगेटिव हो तो माइनस ऑफ माइनस विल बिकम प्लस। तो आदमी तो वर्क कर रहा है, प्लस पॉजिटिव वर्क कर रहा है। तो इसीलिए जो रिएक्शंस कंबशन हो रही है बॉडी के अंदर, खाना बर्न हो रहा है, उसकी डेल्टा जी नेगेटिव होनी चाहिए। वो डेल्टा जी नेगेटिव का जो नेगेटिव है, दैट इज बेसिकली मस्कुलर वर्क वी डू, उसमें काम करने में जो यूज करते हैं। बात समझ में आई कुछ? सर, ये तो ये बोला है कैलकुलेट द चेंज इन जीएम फॉर आइस एट -10 डिग्री सेल्सियस। भाई आइस -10 पे सॉलिड होगी, यहाँ प्रेशर मान लो पीआई है 1 बार, टेम्परेचर -10 ही है, पर प्रेशर बढ़ा दिया, तो चेंज इन जीएम चाहिए। जीएम मतलब मोलर, एक मोल के लिए। तो फॉर्मूला क्या होता है? डीजीएम, टेम्परेचर तो फिक्स है, विल बी इक्वल टू वीएम आइस, क्योंकि आइस तो वो है, कंडेंस्ड फेज है, तो वॉल्यूम विल नॉट बी चेंजिंग, तो वीएम पीएफ माइनस ये वाला फॉर्मूला लगेगा कि टेम्परेचर को मतलब वही वीडीपी, तो ये टर्म तो जीरो हो गई, और वीडीपी में वीएम कांस्टेंट हो गया सॉलिड का, केवल पीएफ माइनस पीआई। तो ये हो जाएगा जीएम एट 2 बार माइनस जीएम आइस एट 1 बार। वीएम कितना हो जाएगा इसका? मोलर वॉल्यूम कितना हो जाएगा? डेंसिटी दी है कितना? वॉल्यूम होता है मास बाई डेंसिटी, तो डेंसिटी तो दी है कितनी? एक मोल का मास कितना होता है? एक मोल आइस का मास कितना होगा? व्हाट इज द मास ऑफ 1 मोल आइस?
1 mole ice is same as 1 mole water, 15 grams. 0.018 kg divided by density. 2 बार माइनस 1 बार, एक बार में 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है। तो ये हो जाएगा 18 इंटू 100 बाई 917 जूल में आ जाएगा, जूल पर मोल। तो ये वैल्यू 1800 बाई 917 तो नियरली 2 हो जाएगी। तो दिस इज योर डेल्टा जी जो चेंज हुआ, समझे अच्छा, ये चीज। ये है जैसे ये क्वेश्चन देखो, फिक्स्ड मास ऑफ एन आइडियल गैस contained in a 24.63 liter sealed rigid vessel, rigid vessel मतलब वॉल्यूम कांस्टेंट, at 1 atmosphere is heated from this to this. Calculate change in the Gibbs energy if entropy of the gas is a function of temperature as this. सोचो। प्रेशर तो कांस्टेंट है ना? नहीं, वॉल्यूम कांस्टेंट है, टेम्परेचर बदल रहा है तो प्रेशर भी बदल रहा होगा। ये कांस्टेंट है। देखो इस चीज को, ये होता है
यहाँ पे वॉल्यूम कांस्टेंट है कि फिक्स्ड मास मोल कांस्टेंट है और सील्ड रिजिड वेसल है, ना तो कोई अमाउंट बाहर जा रहा है तो कांस्टेंट कंपोजिशन भी हो गया और रिजिड वेसल मतलब वॉल्यूम कांस्टेंट। स्टार्टिंग में प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर था, फाइनल प्रेशर मालूम नहीं, टेम्परेचर जो मालूम है -73 में 200 केल्विन से 300 केल्विन। चेंज निकालना है, V तो कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा और ये हो जाएगा PF माइनस PI, PI से PF। PI की वैल्यू मालूम है, PI की वैल्यू है 1 एटमॉस्फेयर। माइनस S दिया हुआ है 2 प्लस DT, टेम्परेचर 200 केल्विन से 300 के, टेम्परेचर ऑलवेज केल्विन के मेरे को लिमिट्स फॉर। V की वैल्यू है 24.63 लीटर। PF अभी मालूम नहीं है, वही पता करना है। PI 1 एटमॉस्फेयर माइनस ये हो जाएगा 2 DT मतलब 2 इंटू 300 माइनस 200 माइनस T²/2, तो 300 स्क्वायर माइनस 200 स्क्वायर, इंटीग्रेट किया और लिमिट रखी, तो ये वैल्यू PF निकालेंगे अभी। माइनस 200 हो गया और ये हो गया 10⁴, 3 स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर 5/2, तो ये वैल्यू हो गई 24 ये आपका 500/2 हो जाएगा 250, 24.63 PF माइनस 1 एटमॉस्फेयर माइनस 450। अब PF कैसे निकालें? ये यहाँ पे ये जूल में आंसर, ये वाला चीज जूल में, ये अभी एटमॉस्फेयर लीटर में। अच्छा PF कैसे निकालें? आपके पास देखो शुरुआत में प्रेशर था 1 एटमॉस्फेयर, वॉल्यूम था 24.63 लीटर कंटेनर के अंदर, मोल एन, टेम्परेचर था 200। बाद में प्रेशर मालूम नहीं क्या हुआ पर वॉल्यूम सेम रहा क्योंकि रिजिड कंटेनर है, क्लोज्ड भी है, मोल भी उतने ही रहे पर टेम्परेचर कर दिया 300। डिवाइड कर दो तो PF/PI क्या आ जाएगा? PF/1 विल बी इक्वल टू 3/2 यानी 1.5, तो PF की वैल्यू हो गई 1.5 एटमॉस्फेयर। ये बात समझ में आई? हाँ सर। PF की वैल्यू क्या हो गई? 1.5 एटमॉस्फेयर। मैं समझ में आया बत्ती वाला? हाँ सर। तो यानी ये कितना हो जाएगा? 24.63 1.5 माइनस 1.5 एटमॉस्फेयर लीटर। एटमॉस्फेयर लीटर जो होता है वो 0.1 किलो जूल होता है और जूल में 100, 0.1 इंटू 1000 100 हो जाता है, तो ये वैल्यू हो जाएगी 24.63 इंटू 0.5
into 100 joule minus 450 joule. So this value will be 24.63 into 50. Yeah, 246.3 into 5. ये हो गया 1231.5 minus 450. $781.5 आंसर हो गया। ये चीज बात समझ में आई अच्छा, कैसे हमने इस चीज का यूज किया इस इक्वेशन का। एक क्वेश्चन करते हैं फिर बस ये वाला को एक मिनट। sir, when the pressure हाँ बता लिख रहा हूँ। When the pressure is increased isothermally from 1 bar to 2 bar at 298 Kelvin. क्या करेंगे डीजी मोलर बात हो रही है 1 मोल के डीजीएम वीडीपी वीएमडीपी माइनस ये और क्या बोल रहे हैं आइसोथर्मली मतलब P0 ये टर्म तो जीरो हो गई। बीइंग परफेक्ट गैस मतलब आइडियल गैस। इसे क्या लिख सकते हैं वीएम को आरटी बाई
पी, क्योंकि एन की वैल्यू तो 1 होगी, मोलर होने का एन 1 डीपी। प्रेशर पीआई से पीएफ, ये चेंज हो गया जो चाहिए हमको, आरटी बाहर आ गया, एल एन पीएफ 2 हो गया बार 1 बार, 8.314, टेम्परेचर 298, एल एन 2.693। सॉल्व करोगे तो ये नियरली, ये अभी जूल में आएगा, 1700 जूल के आसपास आ जाएगा। चेंज इन गिब्स एनर्जी, इट इज चेंज, ये 2 बार पे जो है और 1 बार पे जो थी उसका डिफरेंस, समझ में? हाँ सर। यस सर। तो ये आपका इस तरह से क्वेश्चंस। सर आप वो आर का वैल्यूज एक बार लिख देंगे? आर का वैल्यू अगर एटमॉस्फेयर लीटर सिस्टम में चाहिए 0.0821, एटमॉस्फेयर लीटर सिस्टम में 0.083, बार लीटर सिस्टम में 8.314 जूल, ये आपका मतलब ये एसआई सिस्टम में, और किलो जूल के टर्म में चाहिए तो 8.314 इंटू 10⁻³ हो जाएगा, जब किलो जूल और के टर्म में चाहिए पड़ेगा, पर जूल के टर्म में मतलब एसआई सिस्टम है ये, और कैलोरी सिस्टम में नियरली 2। जीएस सिस्टम है, ठीक है हाँ सर। जी। चलो ठीक है, आज के लिए हम यहीं पे छोड़ते हैं। थैंक यू सर। बाय बाय सर। हाँ चलो बाय, गुड नाइट सर। गुड नाइट।